हाँ जी। तो फिर आज हम बोरोइंग पावर की बात करेंगे, सेंटर और स्टेट की, अकॉर्डिंग टू देयर बोरोइंग मतलब लोन पावर। मेरा नाम दीपक यादव है और अब हम चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। द बोरोइंग पावर ऑफ सेंटर एंड द स्टेट। सेंटर और स्टेट की बोरोइंग पावर को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने चैप्टर 2 के पार्ट 12 में एक्सप्लेन किया हुआ है और साथ में इन शक्तियों को कुछ सीमाओं के अधीन आर्टिकल 292 और आर्टिकल 293 के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। आर्टिकल 292 सेंटर की बोरोइंग पावर को एक्सप्लेन करता है और आर्टिकल 293 स्टेट की बोरोइंग पावर को एक्सप्लेन करता है। आर्टिकल 292 के तहत जो सेंटर है वो लोन को बोरो कर सकता है अंडर इनटू द सिक्योरिटी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, बट द लिमिट सेट बाय द पार्लियामेंट्री लॉ। वेरस अगर हम आर्टिकल 293 की बात करें तो जो स्टेट है वो लोन को बोरो कर सकता है अंडर इनटू द सिक्योरिटी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, परंतु स्टेट को सेंट्रल कंसेंट की रिक्वायर होती है जब भी उस लोन को बोरो कर रहे होते हैं। तो सेंट्रल कंसेंट की जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में देख सकते हैं। इनकी जो कुछ सीमाएं हैं जो सेंटर डिसाइड करती है। तो राज्य केवल भारत के भीतर ऋण ले सकते हैं जब उन्हें अंतरराष्ट्रीय से डायरेक्ट जो लोन है वो नहीं मिल पा रहा है। दूसरा, यदि कोई राज्य पहले से केंद्र का कर्जदार है तो उसे नया लोन लेने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति लेनी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है। तीसरा, केंद्र सरकार राज्यों को वित्तीय सहायता और ऋण दे सकती है, लेकिन वह राज्य वित्तीय स्थिति का ध्यान रखकर ही अनुमति देती है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें अपने ऋणों के लिए सुरक्षा और शर्तों को भी तय कर सकती है, लेकिन ये संविधान के कानून के तहत में ही होगी। सो फाइनली जो बोरोइंग पावर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी गई है वो आर्टिकल 292 और आर्टिकल 293 के तहत दी गई है। तो इट्स ऑल अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन। अगर हम इस बोरोइंग पावर को हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में पढ़े तो इसमें हम स्टार्ट कर सकते हैं कि ये जो वर्ड है डेराइव हुआ था अंडर इन द सेक्शन ऑफ 163 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। अगर हम की प्रोविजन की बात करें द सेक्शन ऑफ 163 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की, तो इसमें जो सेंट्रल अथॉरिटी है जिसको हम फेडरेशन की तरह देखते हैं, वो किसी भी प्रकार का कोई अनरीजनेबल डिले नहीं कर सकता और लोन देने से रिफ्यूज नहीं कर सकती सेंट्रल अथॉरिटी स्टेट को। और किसी भी प्रकार का अगर कोई भी लोन डिस्प्यूट होता है या फिर बोरोइंग डिस्प्यूट होता है तो उसको रिजोल्व करेंगे गवर्नर जनरल। Now at that time, why the provision was excluded in the constitution? After the independence, the national government at the center was trusted to handle the financial matter equitably. मतलब सेंटर को ये महसूस होने लगा कि अब हम जो फाइनेंशियल मैटर की चीज़ें हैं वो इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट करने में सक्षम है, तो इन्होंने इस प्रोविजन को एक्सक्लूड कर दिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इस प्रोविजन के हट जाने के बाद फाइनेंस कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट होता है अंडर द आर्टिकल 280। फाइनेंस कमीशन का काम फिजिकल रिलेशन को इस्टेब्लिश करना होता है सेंटर और स्टेट के बीच में। इस रिलेशन को फाइनेंस कमीशन की मदद से ऑपरेट किया जाता है। इस ऑपरेशन को काफ़ी हद तक गवर्नर के बिल को असेंट देने से होता है, जिससे कई प्रकार के डिस्प्यूट देखने को मिलते हैं चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में। चीफ मिनिस्टर एक इलेक्टेड पोस्ट होती है और जो गवर्नर होती है वो एक अपॉइंटेड पोस्ट होती है। गवर्नर की पोस्ट में किसी भी प्रकार की कोई भी एलिजिबिलिटी डिसाइड नहीं की गई है, जिसके कारण गवर्नर की पोस्ट पे रिफॉर्म की ज़रूरत है। इस रिफॉर्म में क्वालिफिकेशन ऑफ द गवर्नर डिसाइड किया जाना चाहिए, एलिजिबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है और रिमूवल ऑफ द पैनल की भी बात की जा सकती है। तो इस रिफॉर्म की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ सकती है कि क्या गवर्नर की जो पोजीशन है उसको रिमूवल की तरह देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। खैर, हम इस टॉपिक पर डिस्कस को आगे ना बढ़ाते हुए हम इसके लास्ट पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं कि आर्टिकल 200 पर हम इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 200 एम्पावरमेंट ऑफ द गवर्नर की बात करता है, जिसमें बिल को लेकर गवर्नर के पास पावर होती है कि वो बिल को असेंट कर दे या फिर बिल को विदहोल्ड कर दे। बिल को विदहोल्ड करने का मतलब बिल को डेड मान लेने जैसा होता है, क्योंकि इसमें कोई भी टाइम फ्रेम डिसाइड नहीं होता, तो जिसके कारण आज के समय पे अगर बिल विदहोल्ड हो गया है तो मतलब वो बिल डेड हो जाता है। और कोई भी डिसीजन का टाइम डिसाइड नहीं है, तो
टाइम को भी डिसाइड किए जाने की भी प्रोसेस चलती रहती है। जो बिल को रिकंसिडरेशन के लिए दोबारा से स्टेट को भेज सकता है गवर्नर, और बिल को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए भी गवर्नर भेज सकते हैं। इसी कारण से तमिलनाडु हाउस रेजोल्यूशन में टाइम लिमिट ऑफ द गवर्नर को डिसाइड करने की बात की और बिल को क्लियर करने के लिए ये जो रेजोल्यूशन था वो लाया गया था। अगर बिल प्रेसिडेंट की साइन होती है तो वो बिल जो है फाइनली एक्ट बन जाता है। हमें यहाँ बोरोइंग पावर के साथ साथ फाइनेंशियल बिल असेंट पर भी बात की। हम दोबारा इनसाइड द टॉपिक आते हैं। तो हम इसमें फिजिकल मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को स्टार्ट करने से पहले फिजिकल डेफिसिट पर बात कर लेते हैं। फिजिकल डेफिसिट एक तरीके का शॉर्टफॉल होता है जिसमें एक्सपेंडिचर को अगर हम इनकम से घटा दिया जाए तो उसे हम फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। इसमें बोरोइंग को एक्सक्लूड कर लिया जाता है। गवर्नमेंट इनकम सोर्स में टैक्स जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से लिया जाता है, और प्रॉफिट जो पीएसयू के द्वारा और अदर सोर्सेज के द्वारा गवर्नमेंट की इनकम का सोर्स बनता है, और डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन के जरिए भी गवर्नमेंट अपनी इनकम के सोर्स को बढ़ा पाती है। इसमें शॉर्टफॉल एक डिमांड डिक्रीज इन्वेस्टमेंट की तरह होता है, और क्राउड आउट इफेक्ट में गवर्नमेंट लोन लेना बढ़ा देती है, जिससे फिजिकल मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को स्टार्ट किया गया। इसमें सबसे पहली बार FRBM मतलब फिजिकल मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को FRBM एक्ट 2003 में लाया गया था। FRBM का मतलब होता है फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। इसकी फुल फॉर्म होती है FRBM। तो सबसे पहले हम FRBM एक्ट 2003 जो कि सेंटर के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। FRBM एक्ट 2003 का एम फिजिकल डेफिसिट को रिड्यूस करना और फाइनेंशियल डिसिप्लिन को मेंटेन करने से होता है। सो इन FRBM एक्ट 2003 in center aim to reduce the physical deficit and maintain the financial discipline, and the target is that the financial deficit kept up at 3% of the GDP। तो हमने फाइनली फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट की बात 2003 की कर ली। अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2018 की बात करेंगे, जिसमें डेप्ट टू GDP जो रेशो है उसका टारगेट 60% डिसाइड किया हुआ है 2025-26 में, और फिजिकल डेफिसिट का टारगेट डिसाइड किया हुआ है लेस देन 4.5% बाय 2025 to 2026। State implemented their own fiscal responsibility legislation to aim to align the central goals। तो इन फ्रेमवर्क को लेकर करंट में जो इश्यूज चल रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। सो इश्यूज विद द करंट फ्रेमवर्क, द फर्स्ट इशू इज इंक्रोचमेंट ऑन स्टेट ऑटोनॉमी, मींस द सेंट्रल restriction on borrowing offer disregard unique financial need of the states। Second issues and the framework is the disparities, uniform application of the restriction can adverse affect the state and weakly economical states as well। Conflict over the Article 293 interpretation, Kerala challenges in a Supreme Court highlighted the tension between the fiscal decentralization and central oversights। तो हमने इसमें 3 पॉइंट्स की बात किया कि इंक्रोचमेंट का स्टेट के अंदर ऑटोनॉमी की तरह, और दूसरा डिस्पैरिटी, और तीसरा जो आर्टिकल 293 की जो इंटरप्रिटेशन है उसको लेकर भी कई सारे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं। आर्टिकल 293 स्टेट के बारे में बात करता है और आर्टिकल 292 सेंटर के बारे में बात करता है। सो हमने ये वाली बात करी कि कॉन्फ्लिक्ट ओवर आर्टिकल 293 की इंटरप्रिटेशन को लेकर। तो अब हम रिकमेंडेशन की बात करते हैं। रिकमेंडेशन फॉर स्ट्रेंथनिंग द आर्टिकल 293। द फर्स्ट रिकमेंडेशन इज इस्टेब्लिश्ड अ लोन कमीशन। इन लोन कमीशन में हम 2 पॉइंट की तरह हम बात कर सकते हैं। पहला, सिमिलर टू द फाइनेंस कमीशन एंड मेडिकेट द डिस्प्यूट एंड बैलेंस द स्टेट एंड सेंट्रल प्रायोरिटी, है ना। तो सबसे पहले पॉइंट की हमने बात करी कि एक लोन कमीशन को स्टैब्लिश करना चाहिए जो कि फाइनेंस कमीशन के जैसा ही होगा, जो कि डिस्प्यूट को सॉल्व करेगा स्टेट और सेंटर के बीच में। सेकंड पॉइंट इज ट्रांसपेरेंसीज इन डिसीजन मेकिंग, क्लियरिंग आउटलाइन प्रोसीजर्स एंड क्रिएट क्राइटेरिया फॉर approving and denying the borrowing request, right? And the third point is consultation mechanism,
foster cooperative federalism by involving state in a decision making. The fourth point is equitable treatment, applying borrowing condition uniformly and across the state to avoid the favoritism. Right, equitable treatment is needed to avoid the favoritism, right? And the safeguard fiscal autonomy, that is the fifth point in recommendation, is safeguard fiscal autonomy. And here ensure the central imposition condition are the regional and do not undetermined state fiscal independence. So it's all about the recommendation में हमने 5 पॉइंट पढ़े. फर्स्ट वन इज establish a loan commission that is similar with the financial commission, and the second one is transparency in the decision making, consultation mechanism, equitable treatment, and the last one is safeguard physical autonomy. Now we are going to talk on the broader implications on that framework. The first one is for the fiscal decentralization, the second point is on cooperative federalism, and the third one is for a long term physical stabilities. सो ब्रॉडर इम्प्लीमेंटेशन में हमने देखा कि फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन स्ट्रेंथन द आर्टिकल 293 एंड कैन बैलेंस द सेंट्रल एंड स्टेट फिजिकल रिलेशनशिप, राइट. एंड द सेकंड पॉइंट इज द कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म, ट्रांसपेरेंट एंड द कंसल्टेटिव बोरोइंग policies and reduce the friction and foster collaboration. The third point is the long-term fiscal stability, discipline and equitable borrowing mechanism support the sustainable development and economical growth. Now we are going to talk about the way forward. The first way forward is revisit the constitutional provision like the section 163 subclause 4 of 1934 that prevent the arbitrary delay and unreasonable restriction. The second one is regular review, and the third one is strengthen oversight. We should need to specify the role of the RBI in physical consolidated funds, है ना. So RBI का फिजिकल कंसोलिडेटेड फंड में रोल का डिटरमाइन होना जरूरी है, जो कि अभी तक डिटरमाइन नहीं है. So at last, by adhering the above recommendation, the India can achieve the balanced fiscal framework that respect to the state autonomy while ensuring the national financial stability. तो इंडिया को नेशनल स्टेबिलिटीज के बारे में सोचना चाहिए. इट्स ऑल अबाउट द बोरोइंग पावर ऑफ द सेंटर एंड स्टेट. So that things is comes under in the category of function and the responsibility of the union and the state, and the right now the issues and the challenges that pertaining with our federal structure. So thank you.